नमस्कार, आज तक के बजट बाजार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश, जिसमें एक तरफ हमने गांव बसाया है, गांव के मुद्दों को हम उठा रहे हैं, किसान का कितना ख्याल इस बजट में, तो दूसरी तरफ टैक्स क्लिनिक, कैसे मिडिल क्लास को जो 5 लाख तक जिनका इनकम है उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है। लगभग आधा 10% पहले टैक्स देते थे, अब 5%, यानी बीच का पैसा आपकी जेब में बच गया है। ये एक राहत, शायद यही राहत उस देश के लिए जिसने कतार में खड़े होकर नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का साथ दिया था। लेकिन इसी के साथ जिस पर सबसे ज्यादा चिंता है वो ये है कि मंदी आई, वो इसलिए कि पैसा अचानक से 500,000 उड़ गया, लोगों के पास खर्च करने को पैसा नहीं था, मंदी आई, डिमांड कम हो गया, अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से जान फूंकने के लिए क्या कदम इस बजट में रखे गए हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। टैक्स क्लिनिक है, चाय वाले की दुकान है, महंगाई कॉर्नर कह लीजिए या किराना स्टोर कह लीजिए, इसी के साथ एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, रियलिटी सेक्टर से भी लोग हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किन शब्दों में वित्त मंत्री अरुण जेटली की पीठ थपथपाई और मोटे तौर पर देश की नीति अर्थव्यवस्था को लेकर क्या बताई। उद्यमी से लेकर के उद्योग तक, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टैक्स रिडक्शन तक, हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक हमारे देश के किसानों की आय डबल करने का इरादा है, 2 गुना करना है। नीतियां एवं योजनाएं उसी प्रकार से तय की गई हैं। बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उन पर केंद्रित किया है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, वाटरशेड डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो गांव की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव भी लाएंगे और ग्रामीण जीवन जीने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। राजनीतिक दल हमेशा चर्चा के घेरे में रहे हैं। चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्त मंत्री जी ने देश की आशा, आकांक्षा और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तुत की है। 2 खास मेहमान हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, इस पर आपका परिचय उनसे करा दें। राजीव प्रताप रूडी जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, इंचार्ज कम्युनिकेशंस कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। रूडी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं। सर, प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को शाबाशी दी है एक जबरदस्त बजट पर। 2 बिंदुओं पर मेरा ठोस सवाल आपसे होगा। सबसे बड़ी देश की चिंता थी कि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में जो मंदी आई है उसको कॉम्बैट करने के लिए सरकार ऐसा क्या लाएगी जिससे डिमांड बढ़े, एक बार फिर से वो उछाल आए। दूसरी तरफ सबकी नजर आप पर भी है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट, हर हाथ में हुनर हो, बेरोजगारी, इससे लड़ाई करने के लिए आपने काफी नहीं किया है, यह आरोप राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सुरजेवाला साहब का है। दोनों पर आपका जवाब। देखिए, जो अर्थव्यवस्था समझते हैं हमने, इस बजट में एक खासियत है। इस बजट का जो ढांचा है वो बहुत स्पष्ट है। कई बार बजट पेश होता है और उसमें कई बार लोगों को लगता है कि इसकी दिशा क्या है। इस बार स्पष्ट रूप से जो घोषणाएं हुई हैं और जिस दिशा में चलना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, या फिर जो हमारे तमाम अभियान जो हम लोगों ने देश में पहले से इस योजना को उसको बांधने का हो। आपने ये सवाल किया कि आखिर में इसमें डिमांड कैसे है। इस बार के बजट में आपने देखा होगा कि औसतन हम इस बात को उम्मीद करते हैं कि हम पॉलिसीज लेके आएंगे और निवेश और मोनेटाइजेशन के बाद हमने अगर महसूस भी किया और हम लोगों ने ये जिम्मेवारी प्राइवेट सेक्टर पर अकेला नहीं छोड़ा है।
इस बार सरकार ने स्वयं अपने ऊपर ये जिम्मेवारी ली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें निवेश स्वयं लाएंगे। और इसका परिणाम होगा कि जब भी निवेश का प्रक्रिया सरकार स्वयं अपने बजट से लेकर आती है तो उसका सीधा सीधा उसका प्रभाव रोजगार पर पड़ता है और उसके सृजन पर पड़ता है। आपका दूसरा सवाल कि कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से जब सरकार ने इतनी बड़ी निवेश का काम शुरू कर दिया है, चाहे वो रोड्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो रेलवे में जो एडिशनल बजट हो, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिफेंस में हो, या ग्रामीण क्षेत्र में ओवरऑल 3 लाख करोड़ का हो, ये तमाम योजनाओं को देखने के बाद स्पष्ट रूप से कि इन सब निवेशों से बड़ा डिमांड क्रिएट होगा। अब सड़क के क्षेत्र में ही अगर निर्माण का काम होना है और 64,000 करोड़ खर्च करने, तो वहां मेसन्स चाहिए, वहां बार बेंडर चाहिए, वहां कंक्रीट मिक्सर चाहिए, वहां ग्रेडर्स चाहिए, वहां उन हैवी इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए ट्रक्स चाहिए, डंपर्स चाहिए, हाइड्रास चाहिए, डोजर्स चाहिए। ये सब वैसे हैं। और हमारी सरकार इस बार लक्ष्य के रूप में एंट्री लेवल जॉब्स, जो 8,000 से 15,000 की शुरुआती तौर होती है, जब हम एक तरफ कहते हैं कि हमारे वर्कफोर्स 1 मिलियन प्रत्येक माह हमारे वर्कफोर्स हमारे साथ आ रहा है, तो उसके लिए जो तैयारी करनी है, एंट्री लेवल जॉब्स की तैयारी। तो एक तरफ कौशल विकास मंत्रालय ने जो ढांचा तैयार किया है, उसके तहत चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हो या इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर्स हो, इन तमाम को लेकर के हम पहले भी स्किलिंग का काम चलता था, लेकिन अब एक बड़े स्ट्रक्चर के तहत, इस मंत्रालय के तहत हमने कन्वर्जेंस का काम किया है। मुझे विश्वास है कि 2 वर्ष पुराना हमारा मंत्रालय है, लेकिन बहुत सारे 50 विभाग, 21 मंत्रालय, 100 से अधिक योजनाएं जो चारों तरफ चल रही थी, तो कौशल की दिशा क्या हो, हम इसका मानक क्या बनाएं, उसकी प्रक्रिया क्या बनाएं और इसको लागू कैसे करें, ये चुनौती थी। लगभग हमारी सरकार इसमें कामयाब हो गई है। चुनौती में कामयाब हो गए हैं रणदीप सुरजेवाला जी, वो कह रहे हैं। और राहुल गांधी है कि बस बेरोजगारी के एक मुद्दे को पकड़ के पिछले 2 दिनों से लगातार कह रहे हैं कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। सुरजेवाला जी। सबसे पहले तो आज तक को साधुवाद, आपने गांव का एक पूरा सेट तैयार किया जिसके माध्यम से देश को दिखाने का प्रयास किया कि गांव की समस्याएं क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी का बजट और उनका तौर तरीका 2 लाइन में है। अब देश के लोग कहने लगे हैं, लच्छेदार भाषण, नो शासन, डिलीवरी कुछ नहीं, वायदे बड़े बड़े। नोटबंदी के बाद जो अर्थव्यवस्था में अगर 1% सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में गिरावट आए तो 60 लाख नौकरियां जाने वाली हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अब से पहले लगभग 30 लाख लोगों ने रोजगार खोया है। और ये हम अकेले नहीं कह रहे, भारतीय मजदूर संघ जो इनकी इकाई है, ये उनके प्रमुख का बयान भी है। खेती की अगर बात करें, जो 62% लोग जिस पर आधारित हैं, 2 साल से, पिछले 2 साल में जब हमने सरकार छोड़ी तो खेती की ग्रोथ थी 4.6%। मोदी सरकार के पहले साल में नेगेटिव 0.2% हुई और पिछले साल 1% की बढ़ोतरी हुई। अब कह रहे हैं कि हम 4% बढ़ोतरी करेंगे। यानी जब कांग्रेस ने छोड़ा तो 4.6% थी। आज भी आपका बेस्ट टारगेट 4% है। ये दिखाता है कि सरकार कहां खड़ी है। एक छोटी सी बात मैं आपके ध्यान में और लाऊंगा। कुल देश में जो खाद्यान्न का उत्पादन है, वो जब हमने सरकार छोड़ी तो 265 लाख टन था। अब वो 253 लाख टन है, लगभग 120 लाख टन गिर गया। फसल बीमा योजना की बात करते हैं वित्त मंत्री जी, पिछले साल उसकी एलोकेशन थी 13,240 करोड़ रुपया, इस साल हो गई 9,000 करोड़ रुपया। तो किसान को लाभ कैसे होगा? और 73% किसान वो है जिससे जबरन बीमा करवाया गया है, क्योंकि 75% जब तक, मैं तो किसान हूं, जब तक 75% फसल का नुकसान ना हो जाए तो 1 पैसा बीमे का मिलेगा नहीं। किस प्रकार की सरकार है, क्या योजना है? एमजी नरेगा के बारे में कहा गया 10,000 करोड़ रुपया बढ़ा दिया। जब हमने चेक किया एस्टीमेट तो 500 करोड़ रुपया बढ़ा है। आज तक देश में केवल 11% ऐसे परिवार हैं जिनको मोदी सरकार ने 100 दिन का काम दिया है। ये उनके खुद के आंकड़े हैं। आज भी 19 ऐसे प्रांत हैं जिनको हिंदुस्तान की सरकार ने 3,121 करोड़ रुपया नहीं दिया, जबकि नोटबंदी के बाद 60% एमजी नरेगा के काम की मांग उठ गई। तो ये बजट है क्या? केवल
केवल आंकड़ों की जादूगिरी या आंकड़ों की हेराफेरी से देश नहीं बदल जाएगा। सच ये है कि इस बजट में ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना पीने के पानी के क्षेत्र में, ना पढ़ाई के क्षेत्र में और ना किसान के क्षेत्र में कहीं कुछ नहीं है। सुरजेवाला जी, आपको निराश किया गया। सुरजेवाला जी, आपने जो सवाल तमाम खड़े किए, हमको लगता है कि रूडी साहब है। रूडी साहब, इस बात का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री का पहला भाषण सेंट्रल हॉल में किसानों का जिक्र, मजदूरों का जिक्र, और इस बजट में लेकर जब डिकोड कर रहे थे खुद प्रधानमंत्री, फिर उन्होंने किसान और मजदूरों का जिक्र किया, गांव का जिक्र किया। हमने जो गांव क्रिएट किया उसमें एक टप्पल का किसान है, टप्पल जहां से भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन की शुरुआत होती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज गई, जो भी हुआ जैसे हुआ। इनकी मुसीबत यह है कि भूमि अधिग्रहण में जमीन जाए, मुआवजा मिले, उसके बाद जीवन और मुश्किल, और जमीन रहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं, जो फसल उपजाते हैं उसकी कीमत भी नहीं मिल पाती है। तो रास्ता है क्या? और इस बजट से भी वो मानकर चल रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में एक कृषि आयोग जब तक नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। रूडी साहब। हाँ, सवाल क्या है? अच्छा, सवाल है बीच में आवाज कट गई। ओके, टप्पल के किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें क्या है भाई साहब, आपका कनेक्शन कट गया था तो मैंने आवाज नहीं सुनी, तो आपको ऐसे हंस रहे हैं जैसे बड़े खलनायक प्रकृति से। मुझे क्या सवाल है? नहीं, खलनायक प्रवृत्ति नहीं है, हमें खुद अपने ऊपर हंसी आ रही थी। आप सत्ता में आप पर कौन हंसेगा साहब? अब मैंने आप पे हम कैसे हंसेंगे? श्रीमान, अब मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, आपका आवाज कट गया था, मैंने फिर से कनेक्शन लिया है। अब आप कह रहे हैं हंस दे रहे हैं पीछे से, तो मुझे क्या पता कि आप क्या कह रहे हैं? बताइए, पूछिए सवाल। नहीं, वो बीच में आपने हाथ हिलाया था, नई आवाज आ रही है, तो हमें लगा इस बार भी हाथ हिल जाता तो अच्छा था। बीच में टप्पल का किसान हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप तो स्वतंत्र हैं कुछ कहने के लिए, आप लोग से तो कुछ कहना बड़ा कठिन है, और हंस भी देंगे आप वहां बैठ करके। बताइए सवाल क्या है? टप्पल के किसान हमारे साथ बैठे हुए हैं जहां से भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई। बीजेपी के नेता भी वहां पर गए, कांग्रेस के नेता भी वहां पर गए। वो किसान हमारे साथ कह रहे हैं कि जब भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा मिला, उसके बाद जीवन और दुर्भर हो गया, और अगर जिनकी जमीन उस गांव में नहीं गई है उनका जीवन, अब आवाज आ रही है? हाँ, पूछिए। हाँ, तो उनका जीवन और दुर्भर है। तो किसानों की स्थिति को लेकर वो बजट में भी कुछ नहीं देख पा रहे हैं। रास्ता क्या है? देखिए, अगर कोई किसान कष्ट में है तो हम लोग बार बार क्या कहते हैं कि ये सरकार की नीतियां हम किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए, दिव्यांग के लिए, महिलाओं के लिए है। हम अपने नीतियों के माध्यम से आज अगर 10 लाख करोड़ का हम लोगों ने कर्ज के लिए व्यवस्था किया है, तो कहीं अंतिम लक्ष्य तो हमारा किसान ही है। हो सकता है किसी एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को लाभ ना मिल पाया हो, क्योंकि केंद्र से लेकर राज्य तक की भी जिम्मेदारी होती है। तो हम कभी भी, किसान अगर अपना दुख व्यक्त करता है तो हम उसके साथ खड़े हैं और 4 कदम चल करके उसके समस्या का निदान करने का प्रयास भी करेंगे। अगर इसमें कहीं, चाहे उसके गांव तक सड़क निर्माण का काम करना हो, चाहे उसके गांव तक बिजली पहुंचाने का काम करना हो, अगर हम कहते हैं कि 2018 तक देश के सभी गांवों तक और टोले तक हम बिजली पहुंचा देंगे, तो हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 125 करोड़ के उन गांवों की बात कर रहे हैं, और हम लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम उस लक्ष्य को लेकर के, आज अगर इस देश में 27 करोड़ लोगों ने अकाउंट खोल लिया, तो वो किसान का ही बेटा है या किसान है जो जाके बैंक में कभी कल्पना नहीं करता था और वहां जाके खड़ा होकर के आज बड़ों के साथ भी अकाउंट है। तो ऐसा है कि जो एक आप किसी केस को बोल सकते हो, पीड़ा हो सकती है, मैं उस व्यक्ति के, उस किसान की पीड़ा के साथ हूं, लेकिन अगर पूरी नीतिगत तरीके से देखें, अब आप बोल ले साहब। एक किसान जिसकी ये पीड़ा है उसका सवाल भी, और जो किसानों के नेता हैं उसका सवाल भी, हमको लगता है दोनों सवाल आने चाहिए। पहले वो शख्स जिसकी पीड़ा है। तो रूडी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जो हमें रेट नहीं मिल रहा, दिक्कत उससे है। कर्ज हम क्यों लें आपसे? हम पूरे देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, कभी शॉर्टेज नहीं होती। और गेहूं की बात करें तो आज हम 2400 रुपये गेहूं बिच रहा है, जब खेत हमारे खलियान से गेहूं गया था तो 1300 रुपये और 1350 रुपये से ज़्यादा हमारा नहीं बिचा था। अब ऐसा क्या हुआ कि जब सरमाएदारों के घर में वो अनाज पहुंचा तो मार्केट में उसके रेट 2400 रुपये क्यों?
और अन्य फसल की बात करें, आलू की बात करें हम, तो 50 रुपए में 1 कट्टा हमारा गया है। जवाब ठीक है, अब जवाब सुन। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि किसान इस देश में आज भी कष्ट में है, और जो लोग किसानों की समस्या से जूझते रहते हैं, आपके सवाल बहुत वाजिब हैं और हमारे तरफ से ये निरंतर प्रयास रहेगा। लेकिन वो किसान वो भी है कि किसान एक तरफ खेती भी करता है, किसान मजदूरी भी करता है, और किसान के जीवन में और बेहतर स्थिति बने तो हर तरीके से उसके दरवाजे तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मनरेगा में 48,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपया बढ़ा के दे रहे हैं तो वो भी उसके लिए दे रहे हैं। अगर पैक्स में अगर उसकी क्रेडिट की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो वो भी किसानों तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि किसानों को और भी मिलना चाहिए, मैं उस बात से सहमत हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को पूरा प्राप्त हो जा रहा हो, कुछ लोगों को जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है ना उसमें कोई कमी की जाती है, वो भी किसानों के लिए ही है। तो मैं समझता हूं अगर गांव देहात में किसान के मकान बनाने के लिए रियायत दिया जाता है तो वो भी किसान के लिए है। तो किसान अभी भी कष्ट में है और भारत की सरकार किसानों के साथ चलने के लिए तैयार है, और आपका दुख वाजिब है और हम आपके दुख के साथ हैं। लेकिन ये कहना कि कुछ नहीं हो रहा, और एक उदाहरण यहां से निकाल के अगर उसको बड़े चर्चा और बजट से जोड़ना चाहेंगे तो शायद बहुत संदर्भित नहीं बन पाएगा। लेकिन आपके तथ्यों को मैं कतई नहीं नकारना चाहूंगा। ठीक है रूडी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रणदीप जी, आप हाथ बीच में उठा रहे थे, अपना पॉइंट भी रखें और ये भी समझाएं सर, जब किसान पर बात होती है इस देश में और आजकल सभी बड़े उत्तेजित होते हैं, 2.5 साल में तो हुआ नहीं सर किसान का ये हाल देश में। दो सवाल सीधे हैं किसान के बारे में। बात करने से अगर किसान की हालत सुधरती तो बहुत पहले सुधर जाती। किसान को की हालत सुधरेगी उसकी फसल की कीमत देने से। मेरे आदरणीय मित्र अपने गेहूं की फसल की बात कर रहे थे। गेहूं की फसल 1450 रुपए में बिकेगी क्योंकि अब अप्रैल में आने के लिए तैयार है। पर मोदी जी की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, ईरान और दूसरे मुल्कों से गेहूं के आयात को खोल दिया जब हमारी फसल बाजार में आने वाली है। ऐसा क्यों? 30 लाख टन गेहूं जब आप बाहर से मंगवा लेंगे तो जब अप्रैल में किसान गेहूं लेकर जाएगा तो उसको कीमत कैसे मिलेगी? आपने 25% ड्यूटी जो हटाई, क्या वो कुछ सरमाएदारों को फायदा देने के लिए की या नहीं की? दूसरा छोटा सा प्रश्न इसके साथ, मोदी जी ने कहा था कि लागत पर 50% मुनाफा देंगे। भाजपा के घोषणा पत्र में 11 नंबर पेज पर आज भी लिखा है। तो उस वायदे का क्या हुआ? और तीसरी बात, मोदी जी बार बार कहते हैं कि किसान की आय दुगनी करेंगे। इस बजट में क्या है? कौन सा वो कदम है? ये एक पन्ना, एक शब्द, एक लफ्ज बता दें जिससे किसान की आय दुगनी हो जाने वाली है। बातों से काम नहीं चलेगा, काम करने से चलेगा। बातों से पेट किसान का नहीं भरेगा, उसे कीमत दीजिए। आय दुगनी कैसे करेंगे उसका रोड मैप बताइए और उसकी फसल का पूरा उचित मुआवजा दीजिए। और बाहर से फसल आयात कर जब किसान की गेहूं बाजार में आने वाली है तो उसके पेट पर लात मत मारिए। सुरजेवाला जी, अंजना बोल रही हूँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये बजट में ही ताकत है कि तमाम पार्टियों को किसान याद आ जाता है। कम से कम आज के दिन तो सारे किसान की ही बात करते हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है हिंदुस्तान की, वरना इतने दशकों से कृषि नीति में जो बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, उसको सुधारने में एक लंबा वक्त लग जाएगा। मुझे लगता है कि रूडी साहब, आपको उनकी स्पेसिफिक जो उन्होंने सवाल किया है कि आप किसानों के आय को अचानक बढ़ा देंगे, उसके लिए क्या नीति है, क्या रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, नहीं दिख रहा है। और बड़ी तस्वीर पर फिर वापस लौटते हुए किसान के मुद्दे से यह भी है कि आखिरकार ये जो आर्थिक मंदी है जिसका जिक्र खुद आपकी एजेंसीज कर रही हैं कि हाँ हम नीचे थोड़ा गए हैं, वो वापस आते हुए क्या कोई टाइमलाइन सेट होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, जितने भी प्रोजेक्शंस हैं, और हम तो दुनिया भर के प्रोजेक्शंस को, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो या IMF का हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो संस्था है वो देखती है, या डावोस में जो वर्ल्ड समिट होता है आर्थिक विशेषज्ञों का, सबका ये मानना है कि आने वाले दशक में दुनिया का सबसे गतिशील और जिस देश का सकल घरेलू उत्पाद गति से बढ़ता रहेगा वो भारत है। कुछ निर्णय हुए हैं जो पूरे व्यवस्था को और आर्थिक व्यवस्था को एक पटरी पर लाने के लिए, तो आंशिक रूप से उसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जैसे ही ये पूरी व्यवस्था जो करप्शन के साथ वर्षों से हम लोग
इस बड़े पैसे को अकाउंट के बाहर लेके चलते थे, मेन स्ट्रीम में आएगा तो ऐसे ही देश का सकल घरेलू उत्पाद में 1% का वृद्धि होगा। और जो बड़े रिफॉर्म्स जो वर्षों से लंबित थे, चाहे वो जीएसटी का हो जिसे लागू करने के कारण, और दूसरा जो मोनेटाइजेशन के कारण जो लाभ होने वाला है, एक ऐसी पटरी पर देश की अर्थव्यवस्था जा रही है जिसका सीधा सीधा लाभ आने वाले दिनों में, चाहे सोशल सेक्टर को हो या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को हो या जिस भी क्षेत्र में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। मैं सिर्फ आपसे इस बात का क्षमा चाहूंगा कि मैं कोई कृषि विशेषज्ञ नहीं हूं, और अब अभी अगर आप मेरे स्थान पर जो इन विषयों पर चर्चा करके जो तर्क दे सकते हैं, मैं उसके लिए, मेरी सिंपैथी पूरे किसानों के साथ है। मैं स्वीकार करता हूं कि जिस विषयों को आप रख रहे हैं इसकी चर्चा आज ही नहीं सुनता हूं। जब हम लोग प्रतिपक्ष में थे और हमारे माननीय मित्र पिछले 65 वर्षों से सरकार में थे, तो उनकी उपलब्धियों को देख करके लोगों ने ये हमें जिम्मेवारी दी है, और लोगों को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बड़ी आस्था है, और हमारा संकल्प किसान, गरीब, मजदूर के लिए है। इसलिए स्वाभाविक है इनकी बेचैनी बनी रहती है, और कई लोगों को, इनके बड़े नेता को रोजगार नहीं दिखता है। तो मैं समझ सकता हूं कि आजकल कांग्रेस पार्टी की अपनी स्थिति बेरोजगारी की तो बनी ही हुई है, उनके तमाम नेताओं की वही स्थिति है, इसलिए बेचैनी की अवस्था में कुछ टिप्पणी करते हैं। लेकिन निवेश और अर्थव्यवस्था की जब बात करें तो रोजगार भी इस देश में है, रोजगार भी सृजन हो रहा है, और देश एक अच्छे मार्ग पर, प्रगतिशील मार्ग पर, अच्छे आर्थिक व्यवस्था के तहत चलने में कामयाब हो गया है। ठीक है, ये भी रूडी जी, एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद अंशुमन जी फौरन आपका सवाल लेंगे। रूडी साहब, एक सवाल, मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल फंडिंग पर आज हम सवाल नहीं करें तो ये चर्चा सार्थक नहीं होगी, क्योंकि आपने कहा कि कृषि के आप एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन राजनीति और राजनीतिक फंडिंग को बहुत अच्छे वक्त से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कितने चुनाव लड़ चुके हैं। क्या ये सिर्फ 2000 वाला झांसा नहीं है? क्योंकि इस देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो कहती हैं कि 20,000 से ऊपर तो उनको कोई देता ही नहीं है डोनेशन। अब वो कहेंगे कि 2000 से ऊपर कोई नहीं देता है। तो ऐसे नियमों के कैसे चोर रास्ते खोजे जाते हैं, वो तो हिंदुस्तान को बड़ी अच्छी तरह से आता है सर। आरटीआई के अंडर आप फंडिंग लाएंगे तभी ईमानदार कदम दिखेगा सर, वो नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक झांसा नहीं है तो क्या है? नहीं, वो देखिए, आप अपने परिभाषा का उपयोग कर करके किसी को झांसा, लेकिन आपको अपना मंतव्य देने का अधिकार है, उसमें चाहे शब्द जो उपयोग करें। लेकिन इस देश में दो पहल हो रहा है। यदि आपने राष्ट्रपति जी के भाषण को कल सुना है, और मैं समझता हूं कि वो पहला कदम है जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राज्यों के चुनाव केंद्र के चुनाव के साथ हो, तो एक बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज जब पॉलिटिकल फंडिंग के विषय पर, क्योंकि हाल फिलहाल ही आप ही सबके चैनल में खूब चर्चा हुई कि किसी बड़े नेता के किसी बड़े भाई के अकाउंट और इत्यादि इत्यादि, और नेताओं के बारे में, हम तो इस बात को स्वीकार करें कि जैसे जैसे कदम बढ़ा करके कम से कम देश के इतिहास में इस पर पहल किया गया है कि पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, और उसके लिए व्यवस्था कायम की जा रही है। और इसमें जरूरत पड़ने पर अगर और भी कदम उठाने की जरूरत होगी तो माननीय प्रधानमंत्री इस बात के लिए पूरी तौर से तैयार हैं। लेकिन एक अच्छी पहल हुई है, उसमें हो सकता है कुछ लोगों की राय किसी एक पहलू पर हो, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा रास्ता ढूंढ निकाला गया है, और ये सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार करना चाहिए। और भी सशक्त कैसे बन सके, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी कैसे आ सके, इस पर हम सबको कदम बढ़ाना चाहिए। अंशुमन जी, छोटा सा, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है सर। रूडी जी, आप उस विभाग से जुड़े हुए हैं जो रोजगारों से जुड़ा हुआ है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये होगा कि सरकारें मान रही थी कि जीएसटी आने के बाद देश की विकास दर 1% बढ़ जाएगी, और अब सरकार ने कल माना है कि जीएसटी की डिमोनेटाइजेशन के बाद विकास दर 1% कम हो गई है। और इस 1% विकास दर कम होने और जीएसटी के लेवल तक ले जाने में जो जॉब लॉस हो रहा है बड़े पैमाने पर, खासतौर पर इनफॉर्मल सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में जो नौकरियां गई हैं, इसे लेकर बजट में कोई ठोस कार्य योजना क्यों नहीं नजर आती? पता नहीं, अगर आप अपने अपने समझ के हिसाब से लोग बजट को विश्लेषण करते हैं। और अगर इस बजट का ढांचा, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप देखेंगे तो इस बजट में पहली बार सरकार ने, औसतन हम प्रयास करते हैं कि पॉलिसी ऐसा लाए कि निवेश निजी क्षेत्र से आए, लेकिन इस बार का जो हमारा बड़ा प्रयास है कि सरकार खुद ही बड़े निवेश को लेके आ रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, और जैसे ही निवेश सरकार अपने खजाने से करेगी, स्वाभाविक तौर से उसमें बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। आज भी मैं बता सकता हूं कि इस देश में एंट्री लेवल जॉब्स, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो या इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो, बहुत आवश्यकता है। अगर 65,000 करोड़ सड़क के निर्माण में होगा,
तो वहाँ कंक्रीट मिक्सर की ज़रूरत होगी, मजदूर सीमेंट घोलने वाले की ज़रूरत होगी, जो ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर चला रहा होगा उसकी ज़रूरत होगी, जो कंक्रीट मिक्सर चला रहा होगा उसकी ज़रूरत होगी, जो तार बांध रहा होगा, बार बेंडिंग का काम कर रहा होगा, मेसन हो रहा होगा, इलेक्ट्रिशियन का काम, बड़े संख्या में ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी। और एक बात मैं फिर एक आग्रह करना चाहूँगा कि मैं रोजगार में कौशल दिलाने की तैयारी करता हूं। मेरा विभाग रोजगार सृजन नहीं करता है। सरकार अपनी नीति के तहत बड़े निवेश के माध्यम से, बड़े अच्छे अर्थतंत्र के माध्यम से, और जैसे ही देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, जो हम मानते हैं और स्वयं आप स्वीकार करते हैं कि जीएसटी के आने के बाद बढ़ेगा, ये अपने आप में रोजगार भी बड़े हद तक संचालित करेगा। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चलो बजट आया, किसान फिर याद आया, एक बार फिर चलो चर्चा छेड़े बेरोजगारी पर, रोजगार के कैसे नए साधन पैदा हो, फिर तो आराम के बड़े दिन मिलेंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए आज तक।